तो हेलो वालों, स्वागत है आपका आज के नए के वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, जो कि है हम लोग का प्रत्यर्पण से आप क्या समझते हैं। इससे पहले भी हम लोग आशा और प्रत्यर्पण के बारे में हम लोग बहुत अच्छे जान चुके हैं। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक पर से कि प्रत्यर्पण को एक फिलहाल बिल्कुल ही एक्स्ट्राडिशन है उसको एक स्पेसिफिक रूप से आज हम लोग इसको समझेंगे कि प्रत्यर्पण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। ठीक है, इसके लिए कौन कौन शर्तें आवश्यक है। हाल ही में घटी कुछ ऐसी प्रत्यर्पण की घटनाओं का वर्णन भी करना है जिसके बारे में भारत का सफल प्रयास रहा हो। ठीक है, शुरू करते इस टॉपिक को कि एक्सट्रेडिशन से आप क्या समझते हैं। जो प्रत्यर्पण होता है, यानी कि जो प्रत्यर्पण क्या है वो एक कानूनी और राजनयिक प्रक्रिया है। जो प्रत्यर्पण क्या है वो एक कानूनी और राजनयिक प्रक्रिया है जिसके तहत एक मांगकर्ता राज्य जैसे रिक्वेस्टिंग स्टेट दूसरे आश्रयदाता राज्य से रिक्वेस्टेड स्टेट से अनुरोध करता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दे जो मांगकर्ता राज्य जिसने मांगा है में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा हो या मांगकर्ता राज्य में दोषी ठहराया गया हो, कन्विक्टेड हो और अपनी सजा से बचने के लिए आश्रयदाता राज्य में भाग गया हो। ठीक है, सरल शब्दों में अगर बोले तो यह अपराधियों को न्याय के कटघरे में वापस लाने के लिए देशों के बीच किया जाने वाला एक सहयोग का कार्य है, जिसे हम लोग प्रत्यर्पण या एक्सट्रेडिशन कहते हैं। प्रत्यर्पण क्या है? एक कानूनी और राजनयिक प्रक्रिया है जिसके तहत एक मांगकर्ता राज्य जिसे हम लोग रिक्वेस्टिंग स्टेट दूसरे आश्रयदाता राज्य से रिक्वेस्टेड से जिसे रिक्वेस्ट करी गई है से अनुरोध करता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दे जो क्या है, जो मांग करता है, जो रिक्वेस्टिंग स्टेट है उसमें वो क्या करके आया, कोई आपराधिक यानी जो कोई क्रिमिनल जो एक गतिविधि थी उसमें शामिल रहा हो, या जो मांगकर्ता राज्य रिक्वेस्टिंग स्टेट है उसमें वो दोषी ठहराया गया हो, कन्विक्टेड हो, अपनी सजा से बचने के लिए कहीं आश्रयदाता राज्य में भाग गया हो। सरल शब्दों में बोले तो यह अपराधियों को न्याय के कटघरे में वापस लाने के लिए देशों के बीच किया जाने वाला एक सहयोग का कार्य है। आप देखते हैं कानूनी आधार से लीगल बेसिस भी कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून में क्या होता है, जो प्रत्यर्पण किसी राज्य का अनिवार्य दायित्व जिसे हम ऑब्लिगेशन नहीं है। जो अंतरराष्ट्रीय कानून में जो प्रत्यर्पण है, एक्सट्रेडिशन है, वो किसी राज्य का अनिवार्य दायित्व नहीं है, बल्कि यह विश्व द्विपक्षीय संधि यानी बायलैटरल जो ट्रीटीज पर आधारित होता है। इसका कोई अनिवार्य नहीं है कि होना ही होना है, ये अपने पक्ष पे मतलब दो लोगों के बीच के समझौते अपने एक मतलब एक तरीके से अपने मर्जी माफिक द्विपक्षीय बायलैटरल ट्रीटीज पर आधारित होता है। ये मैटर कानूनी आधार इसका। अंतरराष्ट्रीय सौजन्य देखते हैं यानी कमिटी ऑफ नेशंस सिद्धांत का मैटर देखते हैं कि जो प्रत्यर्पण होता है वो संधियों के अभाव में देश कभी कभी अंतरराष्ट्रीय सौजन्य के आधार पर भी अपराधियों को सौंपने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन यह दुर्लभ है। ठीक है, मतलब ये कमजोर सिद्धांत में आता है। प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होती है, जिसे एसेंशियल कंडीशंस कहते हैं एक्सट्रेडिशन के लिए। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया बहुत सख्त होती है, इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कई कानूनी और प्रक्रियात्मक शर्तों का क्या करना होता है, पालन करना आवश्यक है। प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्पण संधि का अस्तित्व होना चाहिए सबसे पहले तो, यानी एक्सिस्टेंस होना चाहिए किसकी, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का। जैसे महत्वपूर्ण शर्त है, लगभग सभी प्रत्यर्पण केवल तभी होते हैं जब मांगकर्ता और आश्रयदाता राज्यों के बीच एक वैध और लागू प्रत्यर्पण संधि मौजूद हो। यह सबसे क्या होता है, महत्वपूर्ण शर्त होती है। और लगभग जो सभी प्रत्यर्पण होते हैं वो केवल तभी होते हैं जब मांगकर्ता यानी रिक्वेस्टिंग स्टेट है और आश्रयदाता या रिक्वेस्टेड स्टेट जिससे कर रहा है वो रिक्वेस्टिंग और के बीच क्या हो, एक वैध लीगल और लागू जो प्रत्यर्पण संधि ट्रीटी मौजूद हो। यह संधि प्रत्यर्पण के दायरे, प्रक्रिया और आवश्यक अपराधों को परिभाषित करती है। भारत का अपना प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962 है जो इन संधियों के प्रावधानों को घरेलू कानून में लागू करता है। ठीक है, दोहरा दंडनीयता क्या होती है, डबल क्रिमिनलिटी, जैसे ड्यूअल क्रिमिनलिटी कहते हैं। जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है वह अपराध मांगकर्ता राज्य के कानून और आश्रयदाता राज्य के कानून दोनों के तहत एक दंडनीय अपराध होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि जैसे पर्टिकुलर अपने देश में वो चीज क्राइम है और दूसरे देश में वो चीज क्राइम नहीं है, तो अगर यहाँ पे कोई बंदा क्राइम करके यहाँ भागा है तो यहाँ पे कहना चाहिए कि अगर यहाँ पे वो चीज क्राइम नहीं है तो आश्रय आप यहाँ से ये नहीं आप मांग सकते हो कि आप उसको आश्रय करके मेरे को वापस दे दो। वो दोनों जो क्राइम है वो यहाँ भी क्राइम होना चाहिए, यहाँ भी क्राइम होना, तभी आप उससे कर सकते हो, किसी चीज की मांग कर सकते हो। उदाहरण में भी यही कहा कि यदि भारत मांग करता किसी अपराध के लिए प्रत्यर्पण मांगता है जो अमेरिका आश्रयदाता में अपराध नहीं माना जाता तो अमेरिका प्रत्यर्पण से इनकार भी कर देगा। ठीक है, विशिष्टता का नियम, रूल ऑफ स्पेशलिटी क्या होता है, यह एक मौलिक सिद्धांत है। ठीक है, इसका अर्थ है कि प्रत्यर्पित व्यक्ति पर केवल उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण किया गया है। ठीक है, यह मौलिक क्या है, मौलिक सिद्धांत। और इसका अर्थ है कि जो प्रत्यर्पित व्यक्ति है वह केवल उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण किया गया है। और जो मांग करता राज्य होता है, जैसे आश्रयदाता राज्य की सहमति के बिना उस व्यक्ति पर किसी अन्य
पूर्व प्रत्यर्पण अपराध के लिए मुकदमा नहीं चला सकता। यह प्रत्यर्पित व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। मांगकर्ता राज्य है वो आशयदाता राज्य की सहमति के बिना उस व्यक्ति पर किसी अन्य कोई और अन्य पूर्व प्रत्यर्पण अपराध नहीं के लिए मुकदमा नहीं चला सकता। यह प्रत्यर्पित व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है। राजनीतिक अपराध का अपवाद क्या है? पॉलिटिकल ऑफेंस एक्सेप्शन के अंतरराष्ट्रीय कानून का एक सर्वमान्य सिद्धांत यह है कि राजनीतिक प्रकृति के अपराधों के लिए प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। जो राजनीतिक प्रकृति है या जो पॉलिटिकल ऑफेंस है उसके अपराधों के लिए प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। यह इसका सर्वमान्य सिद्धांत है। यह सिद्धांत राजनीतिक असंतुष्टों और विद्रोहियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए। हालांकि आतंकवाद, टेररिज्म, नरसंहार, जीनोसाइड और हत्या, मर्डर जैसे गंभीर अपराधों को आधुनिक संधियों में राजनीतिक अपराधों की श्रेणी से बाहर रखा गया। जो ऐसे जो खतरनाक जो एक तरीके से गतिविधियां हैं उसको राजनीतिक अपराधों से क्या रखा गया है? उसकी श्रेणी से बाहर रख दिया गया है। मर्डर, टेररिज्म और नरसंहार, जीनोसाइड्स। गैर प्रत्यर्पण का खतरा क्या होता है? नो डेंजर ऑफ नॉन एक्सट्रेडिशन। कि कई देश तब प्रत्यर्पण से इनकार करते हैं जब अपराधी को मांगकर्ता देश में अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट या मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी या निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किए जाने का खतरा हो। कई देश क्या होते हैं जब प्रत्यर्पण से तब इनकार करते हैं जब अपराधी को क्या हो या जो मांग करता देश रिक्वेस्टेड जो रिक्वेस्टिंग जो स्टेट है वो क्या हो? अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार करने के की संभावना हो या मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी की संभावना हो या निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किए जाने का कोई खतरा हो, तो वो कोई देश क्या कर सकता है? प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। अक्सर क्या होता है? प्रत्यर्पण से पहले मांगकर्ता राज्य को आश्वासन एश्योरेंस देना होता है कि उस व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, जैसे कि भारत में कई मामलों में आवश्यक होता है। ठीक है। अब प्रथम दृष्टया साच या प्रेमा फैसी एविडेंस क्या होता है? कि आशयदाता राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण चाहिए कि अपराधी ने वास्तव में वह अपराध किया भी है कि नहीं किया है। ये नहीं आप ऐसे उस पर एलिगेशन लगा रहे हो अपराध उसने किया ही नहीं, उसको पहले तो सबूत चाहिए होते हैं। प्रत्यर्पण अदालत यानी एक्स्ट्रेडिशन जो कोर्ट होती है साक्ष्य की जांच करती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला प्राइमा फेसी केस मौजूद है कि नहीं है। भारत में सफल प्रत्यर्पण प्रयास कौन कौन से रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। पहला होगा हम लोग का भारत में हाल के वर्षों में कई कई हाई फाई प्रोफाइल प्रत्यर्पण सफलताएं हासिल की हैं, खासकर यूके और यूएई। जो यूएई जैसे देशों में जो दुबई और जो यूके है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, लंदन जैसी जगह, ये सफलताएं मजबूत द्विपक्षीय संधियों और व्यापक राजनयिक और कानूनी प्रयासों का ही परिणाम है। पहला देख लो हम लोग का विजय माल्या का केस। विजय माल्या का नाम हमने बहुत अच्छे सुना होगा और इनका केस में भी प्रत्यर्पण मांगा गया था यूके से। ठीक है, ये लोग वहां भाग गए थे। अपराधी कौन था? विजय माल्या पूर्व शराब व्यापारी था, किंगफिशर वाला, और भारतीय बैंकों से लगभग 9,000 करोड़ की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी थे। ठीक है। आशयदाता राज्य क्या था? यूनाइटेड किंगडम से यूके कहते हैं। इसका प्रयास था 2017 में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ठीक है, क्या हुआ था? प्रत्यर्पण एक्सट्रेडिशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और यूके की अदालतों यानी कि वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर यूके सुप्रीम कोर्ट तक इस बात पर सहमत हुई कि माल्या के खिलाफ प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला मौजूद है और भारतीय जेलों की स्थिति प्रिजन कंडीशन पर भी भारत द्वारा दिए गए आश्वासनों को स्वीकार किया गया। स्थिति यह रही कि 2020 और 2022 यूके के गृह सचिव ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। हालांकि गोपनीय कानूनी प्रक्रियाओं के कारण कुछ देरी हुई, लेकिन भारत कानूनी रूप से प्रत्यर्पण का अधिकार जीत चुका है। यह भारत की बड़ी कानूनी जीत थी जिसने यूके के साथ प्रत्यर्पण कानूनों की प्रभावशीलता को क्या करा? सिद्ध किया था। ठीक है, अगला देख लो नीरव मोदी का केस भाई, ये भी देख लो। इसमें अपराधी कौन थे? नीरव मोदी जो कि हीरा कारोबारी थे, डायमंड के व्यापारी थे। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में लगभग $2 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के ये अभी आरोपी थे। आश्रयदाता राज्य कौन था? इसका यूएई, यूके या यूनाइटेड किंगडम भाग गए थे। इसका प्रयास शुरू हुआ 2019 में, गिरफ्तारी हुई। यूके की अदालतों ने 2021 में फैसला सुनाया कि नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। अदालत ने दोहरा दंडनीयता और मानवाधिकारों के अनुरूप होने की शर्तों को पूरा पाया। स्थिति यह रही कि यूके के गृह सचिव ने भी प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी और यह भी यूके की कानूनी प्रणाली में भारत के मजबूत साक्ष्यों और कानूनी प्रस्तुति की एक बड़ी जीत थी। क्रिश्चियन मिशेल का प्रत्यर्पण हुआ था। ये अपराधी कौन? ये अपराधी था और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के में कथित बिचौलिया था या मिडलमैन था। ये आश्रयदाता राज्य इसका कौन था? संयुक्त अरब अमरीका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अमीरात, अमीरात, जिसे हम लोग यूएई, दुबई भी कहते हैं। ठीक है, दुबई में ये भी यह वहां पे था, आश्रयदाता राज्य था इसका। और सफलता 2018 मिली कि मिशेल का प्रत्यर्पण एक बड़ी सफलता थी क्योंकि यह पहला हाई प्रोफाइल प्रत्यर्पण था जो भारत और यूएई के बीच सफल हुआ। यूएई ने भारत की मांग को स्वीकार करते हुए उसे सौंप दिया। यह भारत की राजनयिक और कानूनी सहयोग की प्रभावशीलता को दर्शाता है, खासकर खाड़ी
देशों के साथ। यह सभी मामले इस बात को साबित करते हैं यदि मांगकर्ता जो राज्य है या भारत अपनी कानूनी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजीकरण और राजनयिक प्रयासों को क्या करेगा मजबूत रखता है, तो प्रत्यर्पण की जटिल प्रक्रिया में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये इसका मजबूत उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ये प्रत्यर्पण का पूरा टॉपिक या जितना भी था इसको स्पेसिफिक रूप से हम लोग को समझ लेंगे कि एक्स्ट्रेडिशन होता क्या है, क्या प्रक्रिया रहती है, उसमें 3-4 केसेस जो हम लोग के इंडिया से रिलेटेड है वो मैंने आपको बता दिए। और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे इंटरनेशनल लॉ के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।